वेलकम टू माय चैनल दास से क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th का डीओई का सैम्पल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि 3x - 4 इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि ये 3x - 4 ये इस वाले का क्या है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा। यही गुणनखंड का मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ से हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3x - 4 = 0 लिखते हैं। तो 3x बराबर -4 इस साइड जाके प्लस का 4 हो गया और x बराबर कितना आ गया, 4/3। ठीक, तो मैं अब क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x = 4/3। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ मैं 4/3 के साथ हल करता हूँ। और जब मैं ये वैल्यू इसमें डालूंगा तो इसको पूरा हल करने के बाद कितना आएगा, ये 0 के बराबर है। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए हम इसको हल करते हैं। 2x के बल लिखते हैं हम 4/3 का क्यूब हो गया -11, फिर से 4/3 का स्क्वायर प्लस k × 4/3 -20। ठीक, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 2 गुणा में 4 का क्यूब 64 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, -11। 4 का जो वर्ग है वो कितना होता है, ये सब शून्य के बराबर आएगा। और 4 का वर्ग जो है वो होता है 16/9 जमा, इसको गुणा करते हैं 4k/3 माइनस का 20 बराबर 0। ठीक, तो ये इससे गुणा करते हैं 128/1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 176/9 आ गया, जमा 4k, या इसको हम जो 4k है 4k/3 इसको उससे ले आते हैं तो माइनस का 20 और माइनस का 4k/3 हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ ले लेते हैं हम एलसीएम, 27 आ गया, यहाँ आ गया 128 माइनस, ये 3 से गुणा होगा तो इसको गुणा करते हैं, ये आ गया 528 माइनस, और 20 को 27 से करते हैं 27 दूनी 54 यानी कि 540 बराबर माइनस का 4k/3। अब देखिए आगे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और इसमें से ये 128 माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 128 माइनस 4 तो 6 यानी कि 1068/27 = माइनस का 4k/3 आ गया। और ये आ गया हमारे पास 940 माइनस का 940/27 = माइनस का 4k/3। ठीक, तो देखिए ध्यान से, माइनस से तो माइनस कट गया, 3 से ये कट गया 9 बार में। ठीक, और 4 से भी इसको काट देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक, तो हमारे पास जो k का मान आ गया वो कितना आ गया, 235/9। तो ये हमारा k का मान निकल गया। तो हमने क्या करा, बस इसको 0 से इक्वेट किया, इसकी वैल्यू पुट करी और सॉल्व करते चले गए, तो हमारा k का मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4 की पावर 2x - 1 माइनस 16 की पावर x - 1 = 384। तो देखिए ये 4 की पावर हो सकती है, ये 4 की पावर हो सकती है, और ये 4 की पावर नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 की पावर 2 और पहले से क्या है 2x - 1 माइनस 2 की पावर 4 और पहले से है x - 1
इक्वल टू, अब देखिए 384, तो मैं 384 के यहाँ फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। 384 मैं डायरेक्ट 4 से करता हूँ, तो 4 9 36 और 2 बच के यानी कि 24, 4 6 के 24। फिर मैं 4 से कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 1 बचा 16 हो गया, 4 चौके 16। फिर 4 से करता हूँ तो 4 6 के 24, 2 से करता हूँ 3, 3 से करता हूँ मैं 1, ठीक। यहाँ पर 2 इंटू 2 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है और यहाँ 2 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 आ गई और एक हमारे पास 3 आ गया इंटू 3, ठीक। उसके बाद 2 की पावर, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x माइनस का 2 माइनस 2 की पावर 4x माइनस का 4 इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3। अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर 4x यहाँ भी है, 2 की पावर 4x यहाँ पर भी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर माइनस का 2, ठीक है। देखिए होता क्या है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं इसको m प्लस m मान लूँ, अगर मैं 2 की पावर 4x प्लस ऐसा लिख दूँ, ये मेरा m है और ये मेरा n है, ठीक है। तो अगर m प्लस n की फॉर्म है तो उसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे प्लस का है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, माइनस फिर से यहाँ पे 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर माइनस का 4 इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3। इसका फ़ायदा क्या होगा, 2 की पावर 4x यहाँ कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 की पावर अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा यहाँ पे, 2 की पावर माइनस 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 2 की पावर माइनस का 4 हो गया इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3 हो गया, ठीक। अब मैं 2 की पावर 4x लिखा, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अगर a की पावर m है तो ये क्या होता है, 1 बाई a की पावर माइनस का m हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा भी ऐसे होता है, अगर a की पावर माइनस m है तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में a की पावर प्लस का m हो जाएगा, ठीक। तो अभी ऊपर में है प्लस, माइनस में है तो नीचे में आके प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। यहाँ पर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जितनी पावर है उतनी मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक। इक्वल टू में आएगा 2 की पावर 7 इंटू 3। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4x, यहाँ पे एलसीएम लेते तो 16 आ गया, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 4x इंटू 3 बाई 16 इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3, ठीक है। तो 2 की पावर 4x इंटू, इसको इधर ले आते हैं, तो 2 की पावर 7 इंटू 3, इस साइड जाके क्या होगा, 16 बाई 3, इससे कैंसिल आउट हो गया, और 2 की पावर 7 16 को सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर, ये ऐड हो जाएंगे तो 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो 4x इक्वल टू 11 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है बट आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंट्स में कौन से रूल फॉलो होते हैं, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे है 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर है 2x प्लस का 3, ठीक है। तो इसको मैं 5 की पावर लिखता हूँ, पहले 5 की पावर 2 और जो पावर लिखी है उसको एज इट इज इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया, दोनों के बेस सेम है, बस पावर को इक्वेट करेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए 2 है
2x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस का 3। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4x हो गया माइनस 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस का 3 हो गया। x वाले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ पहले से 3 है और इस साइड माइनस वाला आकर प्लस वाला हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x बच गया और ये हमारे पास 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। ये हमारा सेकंड पार्ट वाले का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली बहुत ही सिंपल है और छोटा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और हमें सिद्ध करना है ये बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एंगल पी क्यू आर ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक, और हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, एंगल 1 इसको 2 इसको 3 और इसको 4। तो देखिए अगर मैं लिखूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर से। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। सेम रीजन है, लीनियर पेयर। ठीक, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिए एंगल 1 प्लस 2 को ऐड करने पे 180 आ रहा है और 3 प्लस 4 को भी ऐड करने पे 180 ही आ रहा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक, क्योंकि ये इनको भी जोड़ने पे 180 आ रहा है, इनको भी जोड़ने पे 80 आ रहा है। ठीक, और देखिए ध्यान से हमारे पास गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर, यानी कि 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, तो 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, कट गया। तो क्या बचा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बच गया। और यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। तो बड़ी आसानी से हमारा प्रूफ हो गया। इसी क्वेश्चन का और पार्ट देखते हैं। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ठीक है, और कोण आर क्यू डी ये 25 डिग्री का और ये 60 डिग्री का है। हम क्यू आर एस ये बड़ा वाला एंगल निकालना है और आर क्यू पी ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक, ये एंगल क्या होगा हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 25 गिवन है, ये 60 गिवन है, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है और ये आपस में भी पैरेलल है। तो अगर ये 25 की है तो इसका मतलब ये कितने का हो गया, ये भी 25 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है, ये 25 का हो गया। ओके, दूसरी चीज़ देखिए, ये अगर 60 का है, ठीक है, और सी डी की स्ट्रेट लाइन है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, ये पूरा एंगल निकालना है। तो 25 और 120 कितना हो गया, 145 डिग्री का हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 145 डिग्री आ गई। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल डी क्यू पी
ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि। तो ये हमारा 60 डिग्री का ऑलरेडी गिवन है, और एंगल डी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल डी क्यू पी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक, तो हमारा एक एंगल की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है 120 डिग्री। अच्छा, अब हमें निकालना है क्यू आर एस, इस वाले एंगल की। देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, ठीक, और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये दोनों कैसे पैरेलल है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। सिमिलरली अगर ये लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आगे मैं इस तरह से इंटरसेक्ट करता हूँ, तो देखिए ध्यान से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, और इस साइड जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। तो ये भी कितने का निकलेगा हमारा, सिमिलरली 145 डिग्री का एंगल निकलेगा। तो दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे हमारे, 145 और 145 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर एक टेबल गिवन है और इस टेबल में ओवर और रन रेट दिया रखा है। इस टेबल के अंदर ओवर्स गिवन है और हर ओवर में यानी कि 0 से 10 ओवर में कितने रन बनाए गए, ये हमारे पास मेंशन है। 10 to 20 ओवर्स के बीच में टोटल कितने रन बने, 30 ओवर्स में कितने रन बने, ये गिवन है। और इसका हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, आया चित्र बनाना है। ठीक, तो बनाते हैं इसको। तो देखिए, ओवर्स हम यहाँ पे इस तरीके से ओवर बनाते हैं। 0 है, 0 से 10 में, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह के हमारे ये क्या हो गए, ओवर हो गए। ठीक है, और ये जो है हमारे रन है, 0 से 10, यहाँ पे 20 रन, ये 30 रन, ये 40 रन, ये 50 रन, 60 रन। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला देखिए, ये है 42 तक, 0 से 10 के बीच में हमारा 42 है। तो 40 तो यहाँ है और 50 यहाँ, यानी कि इसके बीच में कितना होगा, 45 होगा। तो 41, 42 लगभग यहाँ तक होगा। ठीक है, अंदाजे से हमने बना दिया 42 यहाँ तक होगा। तो हम बनाते हैं अब, ये हमारा 42 तक का बन गया है। 0 से 10 के बीच में जो रन बनाए गए हैं वो 42 बनाए गए। नेक्स्ट 10 से 20, ये 10 से 20 के बीच में 56 बनाए गए। तो देखिए 50 यहाँ है और 60 यहाँ है, इसके बीच में क्या होगा, 55 होगा, थोड़ा सा ऊपर ये क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये हमने 56 तक का बना दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, 20 से 30 के में 35, तो ये 30 है और ये 40, इसके बीच में यहाँ पे 35 होगा। ये हमारा 35 वाला बन गया। नेक्स्ट देखिए, 30 से 40 के बीच में 60 है, तो 50, 60 तो पूरा यहाँ तक होगा। यहाँ बना देते हैं हम, ये हमारा 60 तक बन गया। लास्ट है हमारा 40 to 50, इसमें 40 है, तो ये जो है हमारा इस लेवल तक होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो जाएगा। इस साइड हमने ओवर बनाया है और इस साइड जो है हमने रन्स बनाए हैं। ये हमारा रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सारा रन्स है। और एक्स एक्सिस पे जो है हमारा क्या है, ओवर्स है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया, आया चित्र बन गया।
क्वेश्चन नंबर 30 है, पी क्यू आर एस एक आयत है, ए बी सी डी क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर एस और एस पी के मध्य बिंदु है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक आयत है और इसके मध्य बिंदु की बात हो रही है। ये यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया, ये यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया, ये यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया और ये यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया। तो हम कुछ भी पहले नाम रख देते हैं। जिसने बोला है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, जो पी क्यू है इसका पहला बिंदु क्या है, A है, तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और हमें प्रूफ करना है कि जो फिगर बनी है ये एक रोम्बस होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक आयत है, और दूसरी चीज़ गिवन है कि ए बी सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू क्यू आर एस एन एस पी। ये हमारे पास दो चीज़ें पहले से गिवन है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैंने पी से आर तक ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, पी से अगर मैं आर तक ज्वाइन करता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रायंगल पी क्यू आर की। ठीक, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी नो दैट ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू एंड क्यू आर। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो क्या होगा, पी क्यू और ए बी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो वी कैन राइट पी आर इज पैरेलल टू ए बी। एंड सेकेंड थिंग, ए बी इज हाफ ऑफ पी आर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ए और बी मिड पॉइंट थ्योरम का अगर हम यूज़ करें, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख देते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो by using midpoint theorem we can say a and ab is the half of pr and second thing ab is parallel to pr। ये हमारे पास कैसा है, midpoint theorem से। Similarly in triangle PSR, इसमें क्या है, C और D मिड पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल PSR C and D are midpoints side SR and SP। ठीक, तो here we can say PR is parallel to CD as well as CD is half of PR। This is my second equation, same reason by midpoint theorem। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा पी आर ए बी के पैरेलल है, पी आर सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरी बात, ए बी जो है वो पी आर का हाफ है और सी डी भी पी आर का हाफ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन से, पी आर इज पैरेलल टू ए बी एंड पी आर इज पैरेलल टू सी डी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब ए भी सी डी के पैरेलल होगा, और ए बी जो है वो पी आर का हाफ है और सी डी भी पी आर का हाफ है। इसका मतलब ए बी भी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। तो अभी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, देखिए हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए बी जो है ये वाली साइड वो सी डी के पैरेलल है, और साथ ही साथ दोनों क्या है, इक्वल भी है। तो जब पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी तो क्या प्रूफ हो जाएगा, ये इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि दोनों साइड्स पैरेलल भी है, दोनों साइड इक्वल भी है। तो ये रेक्टेंगल तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम देखिए हम क्या करते हैं, तो
ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये तो हमारा प्रूफ होगा कि ये रेक्टेंगल है। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूँ, एक तो ट्रायंगल PAD ले लिया मैंने, एंड ट्रायंगल ABQ ले लिया, ABQ। तो देखिए ये वाली जो साइड है हमारी PA वो AQ के बराबर होगी। ठीक है, PA जो है वो इक्वल होगा AQ के। क्यों होगा? क्योंकि A तो मिड पॉइंट है। सिमिलरली देखिए ये जो है PD वो BQ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि PD इक्वल है BQ के। क्यों? इस बार D जो है वो SP का मिड पॉइंट है और B जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। ठीक, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये जो है इसके बराबर होगा। और ध्यान से देखिए जो एंगल P है क्या वो Q के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा PQ के बराबर? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है PQRS एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने का मतलब क्या है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो P है वो इक्वल है एंगल Q के। क्यों? 90 डिग्री रेक्टेंगल गिवन है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से? एक हमारा एंगल है और दोनों साइड में साइड है, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? हमारे पास रिजल्ट आया कि DA, ये जो DA है वो AB के इक्वल आ गया। ठीक, और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि AB जो है वो CD के बराबर है, और अभी हम कह रहे हैं कि DA जो है वो AB के बराबर है। तो DA जो है AB के बराबर आ गया, तो DA AB के बराबर आ रहा है, AB जो है वो CD के बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ABCD एक रोम्बस है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया कि ABCD एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनवरी के महीने में दिन के दौरान रिकॉर्ड किया गया कि दिल्ली का तापमान निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये एक टेबल बनाया गया और टेम्परेचर को मेंशन किया, 3 बजे इतना था, 6 बजे इतना टेम्परेचर था, 9 बजे इतना था, 10 बजे इतना था। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर्स इंटरवल। तो ये देखिए 3 AM रात का और 3 PM दिन का, कितने 12 घंटे में कितने का डिफरेंस है? तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 18 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 10 डिग्री का डिफरेंस है आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे के इंटरवल में ये हमें डिफरेंस दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समय दिन का सबसे ठंडा टाइम था? तो हमें दिख रहा है कि सबसे कम यहाँ पे 7 डिग्री टेम्परेचर था, तो ये 6 AM। ठीक है, 6 AM पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? 7 डिग्री का हमारा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 AM जो था उस टाइम पर सबसे ठंडा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM। 3 AM से 6 AM में टेम्परेचर कैसे वेरी किया? तो टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर जो है हमारा कम हो गया है। कितना कम हो गया? 1 डिग्री का टेम्परेचर हमारा कम हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 32 है AB एक लाइन सेगमेंट है और P और Q आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ भी करते जाते हैं कि AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है,
और पी क्यू जो है अपोजिट साइड्स में पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट जो है पी है और ये जो मेरा पॉइंट है वो क्यू है। अपोजिट साइड में, एक इस साइड में एक इस साइड में। ऑफ ए बी सच दैट द ईच ऑफ दैम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी। ठीक है, वो इस तरीके से हैं कि दोनों पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। ये इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी इसी तरीके से ज्वाइन यहाँ कर देते हैं। ठीक, ये सब इक्वी डिस्टेंस है। शो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो हमें शो करना है कि ये जो पी क्यू वाई लाइन है, ये लाइन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक, ये जो है ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं इस पॉइंट को कुछ भी लेट कर लेता हूँ। सपोज कहते हैं ये पी क्यू है तो इसको मैंने यहाँ पे आर लेट कर लिया। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है देखिए ध्यान से। पहले लिखते हैं ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, पी आर क्यू आर द अपोजिट साइड्स में पॉइंट है सच दैट ए बी ईच ऑफ दैम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, ये इस तरीके से और ये इसके इक्वल होगा फिर। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कि जो ए पी है वो इक्वल होगा बी पी के। दूसरी चीज़ जो ए क्यू है वो इक्वल होगा बी क्यू के। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए आर और बी आर इक्वल होंगे। लिख लेते हैं इसको भी, टू प्रूफ ए आर इक्वल टू बी आर। सेकेंडली जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो एंगल ए आर पी इक्वल टू एंगल बी आर पी, ये 90 डिग्री का हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं मैं ट्रायंगल बी पी क्यू। तो देखिए इस साइड वाले ट्रायंगल का, ये इस साइड वाले ट्रायंगल का ए पी जो है वो उस साइड वाले का बी क्यू के बराबर होगा। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली जो ए क्यू है वो साइड बी क्यू के इक्वल है। इस भी लिख लेते हैं हम ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। ये दोनों चीज़ हमारे पास गिवन है। ठीक, और तीसरी चीज़ देखिए जो पी क्यू है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी पी क्यू के। ठीक है, साइड वाली क्राइटेरिया से अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो एंगल ए पी आर इक्वल होगा एंगल बी पी आर के। ये दोनों इक्वल होंगे सी पी सी टी से। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब मैं फिर से दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल बी पी आर। इसमें जो एंगल ए पी आर है वो इक्वल है एंगल बी पी आर। ये हमने अभी प्रूफ किया है। दूसरी चीज़ देखिए, जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है, तो ए पी इक्वल टू बी पी है। तीसरी चीज़ देखिए, पी आर दोनों में कॉमन है, तो पी आर इक्वल टू पी आर है। ये हमारा कॉमन है और ये हमारे पास गिवन है। ये हमने प्रूफ किया है। ठीक है, बाय प्रूफ। तो देखिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ए पी बी आर के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो ए आर इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी आर के। कैसे? बाय सी पी सी टी। ठीक, पहली चीज़ हमारी प्रूफ होगी। ठीक, और दूसरी चीज़ देखिए,
क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूँ और इसको एंगल 2 मान लूँ तो ये भी इक्वल होगा, एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के बाय CP/CT। ठीक, अब देखिए ध्यान से, बस एक छोटी सी बात और, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ठीक, और एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी एंगल 1 के बराबर है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 भी 90 का हो गया, एंगल 2 भी 90 डिग्री का हो गया। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि AR जो है BR के इक्वल भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, A और B का मान निकालना है। हमारे पास ये इरेशनल नंबर गिवन है और इसके अकॉर्डिंगली हमें A और B का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, नीचे वाला नंबर जो है सिंपल होकर सॉल्व होकर ख़त्म हो जाता है और हम आसानी से जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 2 प्लस का √3। तो रैशनलाइज करने के लिए जो भी यहाँ पे साइन गिवन होता है इसके अपोजिट साइन से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस लगाते हैं, फिर से करते हैं 7 3√3 अपॉन में 2 माइनस का √3। अब इस बार माइनस है तो हम किससे करेंगे? प्लस से करेंगे। ठीक है, ये प्लस का √3 हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान था। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 7 को 2 से करेंगे 14, 7 को माइनस √3 से करेंगे तो माइनस का 7√3 हो गया। उस तरह से 3 को यहाँ से करेंगे तो 3 2 जा 6, √3 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3√3 इंटू माइनस का √3 है, तो माइनस को हटा देते हैं, 3 हो गया। तो यहाँ से तो 3 आ गया और √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3 बन गया, यानी कि 9 आ गया। तो माइनस का 9 आ गया, बीच में माइनस है। यहाँ फिर से सेम वही करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। ठीक, फिर से मल्टीप्लाई, 7 को 2 से करेंगे 14, 7 को प्लस का √3 से करेंगे तो 7√3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6√3 और फिर यहाँ पे वापस माइनस का 3, तो 3 रहेगा और 3√3 इंटू √3 कितना होता है? फिर से 3 आ जाएगा, यानी कि 3 3 जा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 में से 9 को माइनस करते हैं तो कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का √3, नीचे में 4 माइनस का 3, यहाँ पे 14 में से 9 गया, फिर से 5 बचेगा और यहाँ पे प्लस का √3 बचेगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3। ठीक, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 3 सब खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा? 5 माइनस का √3 माइनस 5 और अब ये माइनस का √3 हो जाएगा। नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इससे कट गया। तो माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का √3 हमारे पास माइनस का 2√3 आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, क्या? a प्लस बी √3। तो यहाँ पे a वाला तो कुछ बचा ही नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। b वाला क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया, तो b इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। तो ये हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक लकड़ी के अर्धगोले कटोरे की मोटाई 1.4 सेंटीमीटर है और उसकी भीड़ की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस तरीके का मान लेते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है।
ठीक है, ये हमारा 1.4 सेंटीमीटर है। और इसकी जो भीतरी त्रिज्या है यानी कि इनर जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक, तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, बाहर वाली रेडियस में 1.4 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो रेडियस हो जाएगी तो 3.5 प्लस 1.4, ये हो गया हमारा 4.9। तो मैं लिखता हूँ कैपिटल आर, बड़े वाले रेडियस को मैंने दिखाया कैपिटल आर से, ये हमारा 4.9 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक, अच्छा इसमें क्वेश्चन है कि नवन इसे पूरी तरह से पेंट करना चाहता है, पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बाहर में पेंट करता हूँ तो ये हेमिस्फेरिकल है, तो मैं लिखते हैं कुल क्षेत्रफल। ठीक, या टोटल जो एरिया होगा वो क्या होगा, बाहर वाले के लिए 2πr², तो बाहर वाला बड़ा वाला रेडियस है यानी कि कैपिटल आर। अब हम करते हैं अंदर में पेंट, तो यहाँ पे भी सेम 2π, लेकिन रेडियस हो जाएगा स्मॉल r², प्लस अब देखिए ध्यान से, ये जो थिकनेस हमें दिखाई दे रही है इस थिकनेस पे भी पेंट होगा पूरे में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, πr², बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करके, तो इसमें से पाई कॉमन आ रहा है तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो πr² माइनस का r², इससे हमारा टोटल क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए सब में पाई है, या मैं यहाँ से देखिए 2π इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया r² माइनस का r²। ठीक है, प्लस का πr², अब यहाँ पे है माइनस का r²। ठीक, इसको ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, 2 × 22/7, बड़ा वाला r कितना है 4.9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस r कितना है 3.5 का स्क्वायर, प्लस पाई, तो पाई की वजह 22/7, कैपिटल आर है 4.9 का स्क्वायर और ये है 3.5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, 4.9 का स्क्वायर कितना हो 24.01, प्लस ये होता है हमारा 3 × 12 12.225। ठीक है, प्लस 22/7, यहाँ पे भी सेम हमारा 24.01 और माइनस है 12.05। ठीक, तो इसको सॉल्व करते 2 × 22/7, ये हमारा हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 36। ठीक, प्लस 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11.76। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 44/7 × 36.26 प्लस 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 258.72/7। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स आ रहा है 227.92 प्लस 36.96, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 264.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना जो है एरिया है अगर इस कटोरे को, इस बाउल को अगर हम पेंट करें तो। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा गया कटोरे में कितना लीटर तरल आ सकता है, यानी कि उसमें कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, कितना लिक्विड इसमें आ सकता है। इसका मतलब हो गया कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 2/3। तो वॉल्यूम का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है 2/3 पाई r³। ठीक, तो देखिए 2/3 × 22/7 r। अब हम यहाँ पे देखिए पानी जो है उसके अंदर भरेंगे, कोई भी लिक्विड जो इसके अंदर भर जाएगा, तो इसका मतलब अंदर वाला ही रेडियस यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्ट 35/10 लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू 35/10 और इंटू 35/10। ठीक,
सिंप्लीफाई करते हैं, 5 7 जा, यहाँ 2 जा, यहाँ भी 7 जा, यहाँ 2 जा, और यहाँ भी 7 जा 2 जा। इस 2 से तो ये 2 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से यहाँ 11 आ गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, 11 इंटू 7 7 जा 49/6। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 9 13 और 4 और ये 1 5, तो 539/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब उसने क्वेश्चन पूछा कि कितना लीटर लिक्विड आ सकता है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालूंगा कितना आएगा, 1/1000। ठीक है, तो इसको मैं 1/1000 से अगर डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारा आता है 89.83। अभी 1000 से और डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 जीरो का शिफ्ट होगा। देखिए 1 2 और 1 जीरो लगा के 3, तो ये लगभग आ जाएगा 0.089 इतना लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फैक्टराइज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है 2a - b - c का क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर इसको मैं x लेट कर लूँ, इसको मैं y लेट कर लूँ और इसको मैं z लेट कर लूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि x + y + z क्या आता है मेरे पास। ठीक, दिस प्लस 2b - c - a प्लस z, z है हमारा 2c - a और -b। तो देखिए प्लस का 2a है, -a और -b कट गया, प्लस का 2b है, -b और -b ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक, तो हमें पता है कि अगर x + y + z = 0 हो तो x³ + y³ + z³ कितना होता है, 3xyz होता है। ठीक, तो बस हमारा आंसर आ गया। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3x। x है हमारा क्या, 2a - b - c, y है हमारा 2b - c - a और z है हमारा 2c - a - b। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 है, a + b + c = 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले से पता है कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 होती है तो a³ + b³ + c³ = क्या होता है, 3abc होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। तो हमारे पास ये तो गिवन है, लेकिन हमारे पास a³ b³ और c³ नहीं है। अगर ये बन जाएगा तो हमारा आंसर 3abc आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, a + b + c = 0। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है b + c का होल स्क्वायर अपॉन में bc। नेक्स्ट है c + a का होल स्क्वायर बाय ca प्लस a + b का होल स्क्वायर बाय ab। ठीक, और क्या गिवन है हमारे पास कि a + b + c = 0 है, ये गिवन है। तो देखिए अगर मेरे पास b + c, अगर मैं यहाँ से b + c की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, ये इस साइड जाके माइनस का a हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -a का होल स्क्वायर अपॉन में bc प्लस, इस तरह से अगर मैं c a की वैल्यू निकालूँ तो ये साइड चले जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, तो -b का होल स्क्वायर अपॉन में ca प्लस उसी तरीके से a + b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का c, तो माइनस का c² बाय ab। ठीक, -a का होल स्क्वायर a² आ जाएगा अपॉन में bc हो जाएगा। यहाँ पे b² हो जाएगा, ca आ जाएगा प्लस c² आ जाएगा, यहाँ पे ab आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ऊपर भी a से और नीचे भी a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a³ अपॉन में abc बन जाएगा प्लस,
अगर मैं यहाँ पे देखिए सी ए है लेकिन बी नहीं है, तो मैं ऊपर भी बी से करता हूँ, नीचे भी बी से करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब अपॉन में ए बी सी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी ऊपर है, ए बी है, तो मैं यहाँ भी सी से और यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास सी क्यू अपॉन में ए बी सी। अगर मैं अब एलसीएम लूँ, ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी सी, नीचे में एलसीएम आ गया, ऊपर में आ गया ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, ठीक है। अब ये बन चुका है और मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगा, 3abc, 3abc अपॉन में ए बी सी। ये पूरा कट गया, आंसर क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया, तो ये 3 मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।